हेलो बच्चों, हाउ आर यू? दिस इज अतुल सिन्हा फ्रॉम अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। मैं आपके लिए केमिस्ट्री का ये नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज एटॉमिक थ्योरी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वी आर गोइंग टू डिस्कस एटॉमिक थ्योरी, दैट इज वी हैव डिस्कस डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने किया है, थॉमसन का किया है, उसके बाद हमने किया है दैट इज रदरफोर्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर। Now we are going to discuss बच्चों next topic, नील बोर का मॉडल। नील बोर that is based on the quantum concept of Max Planck. Max Planck के quantum concept पे based to explain the stability of an atom. Bohr provided new ideas on the basis of Max Planck quantum theory. मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड नील बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, स्ट्रक्चर दिया, है ना। रदरफोर्ड के मॉडल में बच्चों कमियां थी कि रदरफोर्ड के एटॉमिक स्ट्रक्चर में उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ स्पाइरल वे में मूव करता है न्यूक्लियस के, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करते 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 जाके न्यूक्लियस में फॉल हो जाना चाहिए था। एटम शुड नॉट ए परमानेंट एंटिटी बट वी नो दैट एटम इज ए परमानेंट एंटिटी। तो इसके चलते नील बोर ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। क्या कहा कि द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज काउंटर बैलेंस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिकल कूलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रीय बल जो इलेक्ट्रॉन को जरूरी है ना न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए, उसको काउंटर बैलेंस कौन करता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिकल कूलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। बच्चों इस तरह से उसने रदरफोर्ड के मॉडल में काफी सुधार किया। देन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ओनली रिवॉल्व इन द सर्टेन डेफिनिट ऑर्बिट, है ना। नील बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन और रिवॉल्व करता है डेफिनिट ऑर्बिट में, ना कि कंटिन्यूअस ऑर्बिट में, इन विच द एनर्जी इज फिक्स्ड एंड क्वांटाइज्ड। एनर्जी फिक्स्ड है, क्वांटाइज है, एंड दिस ऑर्बिट इज स्टेशनरी, एंड इन एनी सच ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनी एनर्जी ऑल्दो इट इज एक्सेलरेटेड। इस जो ऑर्बिट है वो स्टेशनरी है, स्थिर है, और उसमें इलेक्ट्रॉन कोई ऊर्जा का, है ना, दैट इज विकिरण नहीं करता है, बावजूद इसके कि वो त्वरित होता है। ओनली दोज ऑर्बिट आर स्टेबल इन विच इलेक्ट्रॉन रोटेट एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सच दैट इज ऑर्बिट मस्ट बी क्वांटाइज्ड। सिर्फ वही कक्षा स्टेबल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है और उसका एंगुलर मोमेंटम मतलब दैट इज कोणीय संवेग भी क्वांटाइज्ड है। तो दिस इज बच्चों नील बोर पोस्टुलेट्स। आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास आल्सो। नाउ आई एम सेइंग कि अनअकैडमी के प्लस पे हम 10 अगस्त से एक नया बैच लक्ष्य के नाम से 2020 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 3 मंथ का कोर्स हम लेके आए हैं, जिसमें आपको पूरी साइंस कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एज वेल एज इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है बच्चों, यूपीएससी में काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड क्वेश्चन, करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई हैव 20 ईयर एक्सपीरियंस फॉर यूपीएससी। 20 साल से मैं पढ़ाचार कर रहा हूँ। उसके पहले हमने आईएएस के मेंस एग्जामिनेशन लेके हैं, गॉट वेरी गुड मार्क्स, एंड इकोनॉमिक्स माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो दैट्स व्हाई यू विल एंजॉय द क्लास। 10th ऑफ अगस्त 5:30 पे मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, 10:15 नाइट में मेरी साइंस की क्लास होगी। और यहाँ पे मेरा नंबर है बच्चों, रेफरल कोड है अतुल सिन्हा, रेफरल कोड है, इसका इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी के प्लस पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होइए और हम लोग के मेहनत से फायदा उठाइए। इट इज फॉर यू, ऑल ऑफ यू। आपने जितना लाइक किया है मेरे क्लास को, जितना पसंद किया है, इट इज क्वाइट अमेजिंग। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक नया बैच शुरू किया है 100 लेक्चर का। 100 लेक्चर, सो मेनी स्पेशल क्लासेस इन एडिशन टू दिस। रोज ही क्लास में स्पेशल क्लास लेता हूँ,
क्विज होगा उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे, बिल्कुल एकदम आधुनिक, दैट इज टॉपिक से लेस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न टॉपिक से लेस आपकी इकोनॉमिक्स एंड साइंस के क्लासेस में एनवायरमेंटल साइंस सब कुछ इंक्लूडेड होगा। तो डू ज्वाइन दिस एंड डू यूज दिस रेफरल कोड अतुल सिन्हा। गॉट इट। तो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज नील बोर के एटॉमिक थ्योरी में कि इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रेटर रेडियाई पोजेस ग्रेटर एनर्जी एंड वाइस वर्सा। जिस ऑर्बिट की त्रिज्या ज्यादा होगी उसमें ज्यादा ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसकी कम त्रिज्या होगी उसमें कम इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन होंगे। बट इफ एनी इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम any higher orbit to any lower one, then a quanta of energy appear to be radiated, while when an electron from lower orbit to higher orbit is raised, a quanta of energy appear to be absorbed. एक उच्च दैट इज ऊर्जा दैट इज त्रिज्या वाले कक्षा से निम्न त्रिज्या वाले कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक क्वांटा एनर्जी का उसमें से विकिरण होगा, और अगर निम्न से उच्च त्रिज्या वाले में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक क्वांटा एनर्जी ऊर्जा का अवशोषण होगा। दैट इज एनर्जी एमिशन और अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट इज नॉट कंटिन्यूअस बट डिस्क्रीट। एनर्जी का एमिशन और अब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअस नहीं है इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में, डिस्क्रीट है, सेपरेट है। तो दिस इज मेन पोजीशन, मेन पोस्टुलेट्स दैट इज प्रोपाउंडेड बाय द नील बोर। नाउ कम टू द पॉइंट बच्चों, फेलियर ऑफ द बोर मॉडल। फेलियर ऑफ द बोर एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल भी फेल हो गया, उसकी भी कुछ कमियां थी, ड्रॉबैक्स थे। ऑल्दो ही हैज मॉडिफाइड ए लॉट द एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड भी ब्रिटेन का ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट था। थॉमसन के मॉडल से काफी ज्यादा बड़ा मॉडल दिया है, which we have discussed already, बट वो कंक्रीट नहीं था। साइंस मेक द हार्ड फैक्ट रॉन्ग, जो पहले से हम जानते हैं उसको गलत ठहराया जाता है, और जो राइट है उसको स्वीकार किया जाता है। साइंस बहुत ही जनरसली सब कुछ स्वीकार करता है। तो अब आ जाइए कि बोर के एटॉमिक मॉडल में क्या कमियां थी। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन in presence of magnetic field called Zeeman effect and electric field called Stark effect, है ना। चुंबकीय प्रभाव में जब स्पेक्ट्रल लाइन बनता है तो उसकी व्याख्या नहीं कर पाता कि इलेक्ट्रॉन अगर डिस्क्रीट है तो फिर कैसे स्प्रेड होता है, और विद्युतीय क्षेत्र में जब इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रल लाइन जब स्प्रेड होता है तो उसको स्टार्क इफेक्ट होते हैं, उसकी व्याख्या नहीं कर पाता है नील बोर। ये ड्रॉबैक था। नेक्स्ट पॉइंट है कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन कॉल्ड मल्टी इलेक्ट्रॉन इफेक्ट या मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम वाले ऐसे एटम जिसके कई इलेक्ट्रॉन है, उसमें जो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है उसकी व्याख्या नहीं करता नील बोर। he failed due to next point, he failed due to dual nature of matter and uncertainty principle, है ना। पदार्थ के दोहरी प्रवृत्ति प्रकृति के चलते और अनिश्चितता के नियम के चलते नील बोर का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। देन कैम बच्चों बोर-ब्यूरी स्कीम। बोर-ब्यूरी स्कीम, मेरे बड़े दो भाई हैं जो जिन्होंने 8 साल 10 साल बड़े हैं और उनको कॉलेज में थे। आई वॉज इन स्कूल वेरी स्मॉल चाइल्ड। हमको 9th क्लास में मेरे बड़े भाई ने बोर-ब्यूरी मॉडल सिखा दिया था। इट वॉज क्वाइट अमेजिंग। तो एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना मैंने 9th से ही सीख लिया है। दैट्स व्हाई केमिस्ट्री इज सो सिंपल टू मी। मेरे मामा भी केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे मेरे कॉलेज में, एंड एनालिटिकल, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सबके अलग अलग टीचर होते थे। इट वॉज ब्यूटीफुल एरा जब हम लोगों ने पढ़ा है कि कंप्लीट स्पेशलाइज्ड प्रोफेसर होते थे। एक एक कॉलेज में 8-8 प्रोफेसर होते थे, 2-3 डेमोन्स्ट्रेटर होते थे, लैब बॉय होते थे, है ना। तो सब मिलके पूरा डिपार्टमेंट बनता था। आज तो हायर एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है, बट वी आर डूइंग ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर ऑल ऑफ यू पीपल। हम लोग के समय में कंपटीशन का इतना ज्यादा नहीं था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ाने के लिए दिन भर पढ़ना पड़ता है। इट इज वेरी वेरी दैट इज लेबोरियस वर्क। आपको ऐसे हम कुछ सब कुछ बता ही नहीं सकते जब तक हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न नॉलेज से लैस नहीं होंगे।
तो आपको टाइम टू टाइम केमिस्ट्री के डेवलपमेंट से भी मैं आपको अवगत कराऊंगा। जैसा मैंने बताया था कि 5 स्टेट ऑफ मैटर होता है, 6 स्टेट मैटर की बात चल रही है जिसको कहा जाता है क्वार्क ग्लूम कंडेंसेट। 7th स्टेट मैटर की बात चल रही है जिसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिक स्टेट, अर्थ का कोर। ठीक है, तो दिस ऑल द पॉइंट, एडिशनल पॉइंट व्हिच वी विल डिस्कस टाइम टू टाइम। बोर-ब्यूरी स्कीम क्या कहता है कि टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, बोर एंड ब्यूरी propounded a comprehensive plan to explain the electron arrangement of orbiting electron in various orbit in 1921, है ना। अब दैट इज इलेक्ट्रॉन्स के स्टेबिलिटी, एटम के स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए बोर और ब्यूरी दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक व्यापक सिद्धांत दिया, प्रिंसिपल दिया 1921 में। क्या कहा? पोस्टुलेट्स, इनकी अवधारणाएं देखिए। फर्स्ट पोस्टुलेट्स है वेरी इंपॉर्टेंट कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which could be accommodated in any orbit of an atom will be determined by the formula 2n²। किसी भी तत्व के परमाणु के किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम संख्या को निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र क्या है? तो 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ एन ऑर्बिट, जहां n बराबर क्या है? कक्षा संख्या। जैसे मान लो के सेल है, उसका अगर क्या दैट इज ऑर्बिट नंबर 1 है तो 2 × 1 का स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन। L है, L का कक्षा संख्या ऑर्बिट नंबर 2 है तो 2 × 2 का स्क्वायर दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। M मतलब थर्ड सेल है, 2 × 3 का स्क्वायर 18 इलेक्ट्रॉन, एंड फोर्थ सेल इज देयर, 2 × 4 स्क्वायर दैट इज 32 इलेक्ट्रॉन। तो 2, 8, 18, 32 के LMN में मैक्सिमम 2, 8, 18 और 32 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। This is the Bohr-Bury postulate, modern that is principle for the electrons arrangement in the various orbit around the nucleus. No more than, next point है कि no more than 8 electron could be accommodated in the outermost orbit of atom of an element, है ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, है ना, किसी भी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। It is the maximum capacity. This is the Bohr-Bury postulates. Next है कि no more than 18 electron could be accommodated in the penultimate cell of atom of an element. Penultimate cell मतलब second last. Second last में कभी भी 8 से that is 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। आउटर में 8 से नहीं रह सकता और सेकेंड लास्ट में 18 से नहीं रह सकता। बट हीलियम के केस में देखो कि हीलियम में 2 ही, और दैट इज के सेल ही है और के सेल की क्षमता 2 है, तो हीलियम को कहेंगे कि डुप्लेट। द डुप्लेट ऑफ हीलियम इज कंप्लीट, और बाकी का ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन किसी में भी ज्यादा आउटर मोस्ट में नहीं रह सकता, तो ऑक्टेट कंप्लीट है। तो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, रेडॉन, ये सब जो है नोबल गैसेस कहते हैं। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। बट मेन पॉइंट इज दैट कि बोर-ब्यूरी पोस्टुलेट्स में पहला तो उसने 2n² दिया। फर्स्ट की 2n² के अनुसार हम ये डिसाइड करेंगे कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। बट द सेकेंड लाइन शुड बी रीड विद द फर्स्ट वन, उसी के साथ पढ़ना है कि no more than 8 electron could be accommodated in the outermost orbit of atom of an element. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम तुम्हारे को कहें कि कक्षा में हमारे क्लास में 60 बच्चे बैठेंगे, 60 स्टूडेंट्स पर मैक्सिमम कैपेसिटी है, बट लास्ट बेंच में 8 से ज्यादा बच्चा नहीं बैठेगा, भले ही वो लास्ट थर्ड ही बेंच क्यों, थर्ड ही बेंच क्यों नहीं हो, चौथा बेंच क्यों नहीं हो, तो सेकंड बेंच ही क्यों नहीं हो। सेकंड बेंच भी है तो उसमें 8 से ज्यादा नहीं, लास्ट में 8 से ज्यादा नहीं बैठेगा। ओके और दूसरा कि नो मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन कुड बी accommodated in the penultimate cell। पेनल्टीमेट मतलब सेकंड लास्ट में 18 से ज्यादा नहीं बैठेगा। तो इस तरह से बोर का पोस्टुलेट्स है बच्चों, बोर-ब्यूरी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से ही 2 से काम से आपको चल जाएगा, बट फोर्थ पॉइंट भी देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन मे गो इनटू द न्यू आउटर सेल ऑल्दो द इनर सेल आर इनकम्प्लीटली फिल्ड। अगर इनर इनकम्प्लीटली फील्ड है फिर भी इलेक्ट्रॉन बाहर में जाने लगेगा, ये मेन पॉइंट है। तो ये अगर आप बाउ प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली फील होगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने याद कर लिया, फर्स्ट सेकंड भी याद कर लिया तो दैट इज एनफ, आपका काम चल जाएगा एग्जाम में।
उसके बाद फिफ्थ पॉइंट भी आपको मैं इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दे रहा हूं कि इवन इफ द कैपेसिटी ऑफ एन अल्टीमेट सेल एक्सीड्स 8, it cannot have more than 8 electron unless there are 2 electron in the outermost shell. पेनल्टीमेट सेल की क्षमता मैक्सिमम 18 है, मतलब 8 से ज्यादा है, लेकिन कह रहा है कि 8 से ज्यादा तभी फिल होगा उसमें जबकि आउटर मोस्ट में भी 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। गॉट इट? एंड नेक्स्ट पॉइंट इसने क्या कहा कि एंड इन इट कैन नॉट हैव मोर देन 9 इलेक्ट्रॉन अनलेस द पेनल्टीमेट सेल इज कंप्लीटली फिल्ड, है ना। It cannot have more than 9 electron unless the anti-penultimate cell completely filled. Anti-penultimate का मतलब सेकंड लास्ट से भी पीछे, तीसरे नंबर से, बाहर से तीसरे नंबर पे एंटी-पेनल्टीमेट कहेंगे, आउटर मोस्ट, फिर पेनल्टीमेट, फिर एंटी-पेनल्टीमेट। तो अगर मोर देन 9 इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट में तब जाएगा जब एंटी पेनल्टीमेट सेल पूरी तरह से फिल्ड होगा, और ऐसा होगा तो इन सच केसेस द आउटर मोस्ट सेल can have more than 2 electron only after there are 18 electron in the penultimate cell. अगर ऐसा होगा तो पेनल्टीमेट सेल में जब 18 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके जब पूरा हो जाएगा तब आउटर मोस्ट में 2 से ज्यादा जाएगा। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आई हैव गिवन अ पॉइंट फॉर द शेक ऑफ योर नॉलेज, बट द केमिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग could be done by the first, second, third law and a maximum fourth law itself. फोर्थ पॉइंट से आपका काम चल जाएगा। ओके, वेरी वाइटल है। एज आई हैव ऑलरेडी सेड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप समझ जाएंगे, वैलेंसी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन समझ जाएंगे तो केमिस्ट्री में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। वेदर यू आर फ्रॉम द आर्ट्स बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड और कॉमर्स बैकग्राउंड, सीडीएस सीएपीएफ में हर तरह के बच्चे आते हैं। एनडीए के बच्चे तो सारे साइंस के होते हैं, दे विल फेस नो प्रॉब्लम, but theory portion is very important. You have to go through my class and like it, subscribe it बच्चों। रेफरल कोड हमने बार बार लिखा हुआ है, अतुल कुमार सिन्हा, अतुल सिन्हा का रेफरल कोड इस्तेमाल करके अनअकैडमी के प्लस पे आ जाइए। और अब आपको आगे मैं बता रहा हूँ व्हाट इज जी मैन इफेक्ट। जी मैन इफेक्ट वी हैव डिस्कस कि जी मैन इफेक्ट की व्याख्या नहीं कर पाता है नील बोर। जी मैन इफेक्ट क्या है? द स्प्लिटिंग ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन into several component by the application of magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड को लागू करने पे, अप्लाई करने पे स्पेक्ट्रल लाइन का जो बनना होता है, स्प्लिटिंग होती है, इट इज कॉल्ड जीमैन इफेक्ट। इट इज ड्यू टू द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय प्रभाव के चलते इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल को डिस्टॉर्ट होने, मरोड़ देने के चलते ऐसा जीमैन इफेक्ट होता है। It can be understood classical as Lorentz predicted। लॉरेंज ने प्रेडिक्ट किया था तो इसको हम क्लासिकल रूप से भी समझ सकते हैं। G-Man in 1896 observed that when light source providing line spectrum is placed in an external magnetic field, the spectral line emitted by the atom of the source are split into a number of polarized components। It is called G-Man effect। G-Man साइंटिस्ट ने क्या कहा था 1896 में, और उसने ऑब्जर्व किया कि अगर किसी लाइट सोर्स से स्पेक्ट्रल लाइन बनता है, उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो स्पेक्ट्रल लाइंस के चलते का एमिट होने के चलते एटम्स में स्प्लिटिंग होती है। जैसे एज फॉर एग्जांपल यहाँ देख लीजिए डायग्राम में, नो मैग्नेटिक फील्ड है तो कोई स्पेक्ट्रम का स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो देखो यही चीज कैसे स्प्लिट हो रहा है ना। तो जी-मैन इफेक्ट इसी को कहते हैं। दिस इज कॉल्ड जी-मैन इफेक्ट बच्चों। ओके, अब आ जाइए स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट की भी चर्चा नहीं करता है, ठीक है ना, कौन? तो दैट इज नील बोर का मॉडल। Stark effect is the shifting and splitting of a spectral line of atoms and molecules due to presence of external magnetic field। बाह्य दैट इज विद्युतीय फील्ड के उपस्थिति के चलते स्प्लिट होना स्पेक्ट्रल लाइन को क्या कहते हैं? स्टार्क इफेक्ट। इट इज द इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ जी-मैन इफेक्ट। जी-मैन इफेक्ट का इलेक्ट्रिकल एनालॉग है, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट जोनास स्टार्क।
जोहानस स्टार्क ने 1913 में दिया है बच्चों। यहाँ पे ये स्प्लिटिंग हो रही है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड के चलते हो रहा था तो उसको हमने जी मैन इफेक्ट कहा, तो इन दोनों की व्याख्या नहीं करता। दैट्स व्हाई नील बोर एंड ब्यूरी मॉडल केम इनटू बीइंग इन 1921 एज वी हैव डिस्कस। आपको पूरी तरह से क्लास करते करते सब कुछ याद भी हो जाएगा बच्चों। उसके बाद आ जाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम क्या कहता है कि द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कुड नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। इलेक्ट्रॉन के स्थान तथा संवेग को एक साथ इंगित नहीं किया जा सकता। अगर आप घर से निकलते हैं कि कोचिंग सीन में जा रहे हैं अतुल सिन्हा से पढ़ने, और न मेरे कोचिंग में पहुंचे न घर पे पहुंचे, बीच में ही गायब हो गए, घर वाले आपको कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे? आपका मोबाइल भी ऑफ है, तो द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एरिया ऑफ योर फाइंडिंग, जहां पे आपके पाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना हो, कहाँ जाते हैं रोज, तो उस जगह को क्या कहेंगे? ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स। तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन का स्थान और संवेग को हम नहीं जान सकते। द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कुड नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, देन व्हाट वी कैन डू। अगर हम कोई रे डालेंगे इलेक्ट्रॉन पे तो रे से एनर्जी गेन करके अपना पोजीशन बदल लेगा, पोजीशन जानेंगे तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो इनसाइड ऑर्बिट देयर आर ऑर्बिटल्स। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि इनसाइड द ऑर्बिट देयर आर ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, कक्षा के अंदर उप कक्षा होते हैं। और ऑर्बिटल्स क्या है, तो पूछोगे कि ऑर्बिटल क्या है, तो ऑर्बिटल इज द मैक्सिमम प्रोबेबल एरिया ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे ज्यादा संभावित क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स कहते हैं। इनसाइड ऑर्बिट देयर आर ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होता है, कक्षा के अंदर उप कक्षा होता है। एंड देयर आर 4 ऑर्बिटल्स, 4 ऑर्बिटल है, एस पी डी एफ। एस की क्षमता है 2, पी की क्षमता है 6, डी की क्षमता है 10 और एफ की क्षमता है 14। S has capacity maximum 2 electron is there, P has 6, D has 10, F has 14 बच्चों। Got it? Now we are going to discuss the next, that is electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बहुत अच्छा बच्चों। अगर ये सीख गए तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। आर्ट्स कॉमर्स के बच्चे भी आज यहाँ फाउंडेशन ले लें, कोई डरने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक दैट इज बॉन्डिंग से, मेटल नॉन मेटल, सारे दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, बॉन्डिंग इक्वेशन, सब कुछ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सब इसी पे बेस्ड है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से आप क्रैक करेंगे एग्जाम, और आपको 40 से 50% चीजों पे मास्टरी प्राप्त करनी होती है, बाकी चीजें अपने आप समझ में आने लगती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अफबाउ प्रिंसिपल। मैं पूछता हूं बच्चों से कि भाई अफबाउ कहाँ का साइंटिस्ट था? कोई कहता है जर्मनी का, कोई कहता है जापान का, कोई कहता है कि दैट इज यूरोप का। गलत, गलत है। अफबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अफबाउ एक जर्मन वर्ड है, उसका मीनिंग होता है हाउ टू बिल्ड अप। It shows that how the electron build up around the nucleus. न्यूक्लियस के अराउंड कैसे बिल्डअप होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? अफबाउ। अफबाउ, बिल्डअप अराउंड द न्यूक्लियस। राइट डाउन अराउंड बच्चों, around the nucleus. How the electron build up around the nucleus is called that is called or that is called around the nucleus, it is called Aufbau principle. Build up around the nucleus, है ना। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे होता है उसको क्या कहते हैं? Aufbau principle, जर्मन वर्ड है, हाउ टू बिल्ड अप। गॉट इट? गॉट इट बच्चों? एनी प्रॉब्लम? दैट इज
that is how the electron build up around the nucleus is called that is ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन चारों तरफ अरेंज जाए इन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। एंड देयर आर 7 ऑर्बिट्स हैं, है ना, के एल एम एन ओ पी क्यू। अब देखिए कि ऑर्बिट के अराउंड दैट इज ऑर्बिटल्स होते हैं, और ऑर्बिटल्स होते हैं 4 एसपीडीएफ। एसपीडीएफ तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, 1s से जाएगा 2s में, 2s से जाएगा 2p में, 2p से 3s, 3s से 3p, 3p से 4s, 4s से 3d, तब 4p, तब 5s, तब इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होगा। 5s से कहा जाएगा बच्चों, 5s से जाएगा 4d, तब 5p, तब 6s, तब 4f। तो इसको हम याद करने के लिए आपको बता रहे हैं, कैसे याद कर सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी। स्कूल 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 स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल फास्ट, दिल्ली पब्लिक स्कूल फास्ट। फिर से बोल रहा हूँ, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल फास्ट, दिल्ली पब्लिक स्कूल फास्ट। सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, तब 2p में, तब 3s में, तब 3p में, तब 4s में, तब 3d में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसको लिखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी मैं सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप इसको पहले देख लीजिए। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल हो गया कि इट शोज दैट हाउ द इलेक्ट्रॉन बिल्ड अप इन द न्यूक्लियस अराउंड द न्यूक्लियस, कॉल्ड ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। अराउंड द न्यूक्लियस कैसे फील होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल कहते हैं। उसके बाद है कि नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल कहता है कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फील बिफोर हायर एनर्जी ऑर्बिटल। हायर एनर्जी ऑर्बिटल से पहले लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फील होता है, गॉट इट। उसके बाद एक हुंड का रूल है। हुंड रूल क्या कहता है कि one electron goes into each until all of them are half filled before pairing them. Before pairing up, जैसे 1s 1s है, s की क्षमता 2 है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसके बाद 2 दैट इज 2p, p की क्षमता 6 है, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फील होगा 3, और उसके बाद एंटी पैरेलल फील होगा। इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल फील होता है, तब पेयरिंग होती है, ये कहता है हुंड का रूल। और एक है पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्या कहता है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस शेल एंड सब सेल इन एटम इज गवर्न्ड बाय पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 1925। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का अलग अलग कक्षा में और उप कक्षा में जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन का, वो गवर्न होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 1925। ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन एग्जिस्ट इन द सेम क्वांटम स्टेट। 4 क्वांटम नंबर होता है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर सेम क्वांटम स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। और इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज दैट दिस इम्प्लाइज दैट नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। 2 इलेक्ट्रॉन का चारों सेट क्वांटम नंबर एक नहीं हो सकता। ये है क्वांटम नंबर, आपको अभी नहीं करना है, नॉट रिक्वायर्ड टू मच, वी विल डिस्कस अ लिटिल लेटर। अब आ जाइए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने बोर-ब्यूरी मॉडल पे के बाद ऑफ-बाउ प्रिंसिपल में बताया था कि 1s में इलेक्ट्रॉन जाता है, s की क्षमता कहीं भी रहोगी तो 2 लिख दोगे, p की क्षमता कहीं भी होगी तो 6 लिख दोगे, d की क्षमता मैक्सिमम 10 है, और f की क्षमता मैक्सिमम 14 है। लेकिन हमको कितना इलेक्ट्रॉन फिल करना है हमको एटॉमिक नंबर से पता चलेगा। आ जाइए अब सम एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर दिया रहेगा, ये आ चुका है, एनडीए का क्वेश्चन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आ चुका है, और मैं जो 4 कराता हूं इसी में से आ जाता है आपको, इसके बाद कहीं प्रॉब्लम होने वाली भी नहीं है बच्चों। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखने के लिए दे दिया तो सोडियम का एटॉमिक नंबर दिया रहेगा, ये आपको पता है कि 11 है। तो अब इसमें देखो 1s, s की क्षमता है 2, 2 लिख दिए, 2s, s की क्षमता कहीं पे भी है तो 2 लिख दिए, 2p, p की क्षमता 6 है लिख दिए। तो हम देख रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन फील हो गया, 10। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा सोडियम का, तो 3s का 1 कर देंगे। s की क्षमता 2 है, लेकिन यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन फील होगा क्योंकि यहाँ सोडियम में हमको 11 ही फिल करना है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 कर दिए। ठीक है ना। अब हम इसको अरेंज कर देंगे, क्योंकि 1 क्या है तो ऑर्बिट नंबर है,
2 क्या है, ऑर्बिट नंबर है। 3 क्या ऑर्बिट नंबर है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो हम कर देंगे यहाँ पे 1 के नीचे ये 1s का 2 लिख दिए, यहाँ पे 2s 2p का जोड़ देंगे, सेकेंड ऑर्बिट का दोनों s और p का जोड़ देंगे तो 2 6 और 2 8 हो गया, और 3s का 1 लिख दिए, तो 2 at 1 KLM। ये 9th क्लास में आपको सिखाया गया है, लेकिन ये SPDF का मैं बता रहा था कि मेरे बड़े भाई ने बचपन में ही सिखा दिया था, 9th में ही सिखा दिया था, तो हमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे 1s 1 का, जैसे आपने अभी देखा ना कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो फील होगा वो कितना होगा, तो S K में 2, L में 8, M में 18 और N में 32। इसी को यहाँ समझिए। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ के सेल में क्या है, एक ही ऑर्बिटल है एस, एस की क्षमता है 2, है ना। एल में के बाद एल में क्या है, एस और पी, तो 6 और 2 8। तीसरे में क्या है, एस पी डी, तो 6 2 8 और 10 18। और चौथे में क्या है, तो एस पी डी एफ, तो एस का 2, पी का 6, 8 और 10 18 और 14 32। Okay, what I want to say, what I want to make it clear that in K cell, S orbital is there, only one orbital, and it has maximum capacity 2 electron. That's why K contain only 2 electron. In the L, that is S and P, both are there. S has capacity 2, P has capacity 6. That's why it makes 8. And in third cell, KLM cell, KLM cell, that is S has 2, P has 6, D has 10, it makes 18 electron. And in the fourth cell, that is S has 2, P has 6, and D has 10, 18, and F is also there. F contain 14. So this is the maximum probability. But you already know that before filling the 4D, 5S, 5P, 6S, all these are going to be filled. Okay, halfly completed or partially completed. That's why we have to follow Aufbau principle to write the electronic configuration, to understand the chemistry very very accurately. Okay, got it बच्चों। तो क्लोरीन का लिख दिया आपने, क्लोरीन का लिख दिया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ठीक है, 3p5 किया तो हमारा 17 हो गया। अब आ जाइए 1s का 2 है तो 2 लिख दिए, 2s 2p का 6 2 8 लिख दिए, 3s 3p का लिख दिए, यहाँ पे 7 लिख दिए। Got it? अब आ जाइए, इसके बाद आप इसी के बेसिस पे जो अबाउ प्रिंसिपल हमने बताया उसके बेसिस पे आप सब लिख सकते हैं। बट हियर सम एक्सेप्शनल केसेस आर देयर। आई वांट टू एक्सप्लेन यू ए वेरी ब्यूटीफुल रूल फॉर द दैट इज एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केसेस क्या है कि एक लॉ कहता है बच्चों, लॉ कहता है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन लेस देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल, एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन लेस देन फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल। आधा भरा ऑर्बिटल आधे से कम भरे ऑर्बिटल से ज्यादा अस्थायी होता है, पूरा भरा ऑर्बिटल पूरे से कम भरे ऑर्बिटल से ज्यादा अस्थायी होता है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन लेस देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल, fully filled orbital is more stable than less than fully filled orbital. This law is applicable only in the D or F case. S और P में ये नहीं लगता। अब D का फुल कितना है बच्चों, 10, D का हाफ कितना हो गया, 5, तो D4 कभी नहीं होगा, एक कम नहीं होगा। D4 का क्या हो जाएगा, D5 हो जाएगा। F कभी भी 6 नहीं होगा, F हो जाएगा 7, क्योंकि हमने बोल दिया कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल हाफ से कम फील्ड से ज्यादा स्थायी होता है, तो हाफ से कम 4 है डी में, तो 4 will not stable, that's why 1 electron jump from the s orbital and that is stabilize the D. 6 has maximum, F has maximum capacity 14, 14 that is divided by 2 gives 7, तो हाफ 7 है तो 7 से कम 6 नहीं होगा, 6 के बदले 7 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। ओके, उसी तरह से D9 नहीं होता, D9 will never there, D will become 10, F6 13 will not there, F will become 14. How going that is discuss it। जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम का 24 आपको लिखने के लिए आएगा। क्रोमियम का तुम लिखते चले गए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2, 3d4, 4s2, 3d4 ये केस था, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि D4 नहीं होता, तो 4s इलेक्ट्रॉन जंप करके हो जाएगा 4 3d5 4s1। यहाँ हमने लिख दिया 4s1 3d5।
अब इसको अरेंज करना है तो 1s का 2 लिख दो, 2s 2p का मिला के 8 लिख दो, 3s 3p 6 2 8 और 3d को जोड़ दो, यहाँ पे 8 5 13, 3s2 3p6 6 2 8 and 5 of the d makes it 13 and 4s को बाहर कर दो 1, तो 2 8 13 1 is the electronic configuration of chromium. In the same way copper write down 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 4s2 के जगह पे 4s1 3d10, 4s2 3d10 4s1 3d10, तो यह क्या हो जाएगा, s का 2 p sp 2s 2p का 8 3s का 2 3p का 6 और 3d का 10, इट मेक 18 2 8 18 1. दिस इज द एक्सेप्शनल केस. अगर ये आप समझ गए तो आपको फिर कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है. Electronic configuration you will do very easily, and the next class will going to be very beautiful for you, very comfortable for you. अब एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि what happen, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 23 का लिखना होता, यहाँ 24 है 23 का लिखना होता, तो तुम क्या लिखते, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3. 3d3 is okay, but if you there 3d4 is there तो क्रोमियम में आ जाएगा 3 4s1 3d5. अब 25 का लिखना हो तो क्या लिखोगे, 4s2 3d5, 26 3d6, 27 3d7, 28 3d8, but 29 again 1 electron jump from 4s to 3d, 3d make 10, 4s become 1, and now it is a stabilized condition for the electronic configuration of chromium and copper as we have discussed. अगर इतनी बात आप समझ गए तो वेल एंड दैट इज गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बच्चों. और आपको मैंने बता दिया लॉ भी कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन लेस देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल, and fully filled orbital is more stable than less than fully filled orbital. So this law is satisfied. अब इसके बाद वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगली क्लास में हम लोग इसी पे टॉपिक पे आगे बढ़ाएंगे, ऑन मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे. तो दैट इज लाइक इट and subscribe it बच्चों. This is Atul Sinha from Unacademy on the behalf of Unacademy on YouTube channel. That is, it is my personal channel. आप इसको लाइक कीजिए, स्प्रेड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, and very soon I'm going to become live. तब आपको समझ में आएगा कि